बोलना एक ऐसा काम है जो मानव अपने जन्म के शुरुआती दौर से ही शुरू कर देता है। मानव के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए बोलना सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और हमारे संविधान बनाने वालों ने बोलने की आज़ादी को भी हमारे भारतीय संविधान में स्थान दिया। बोलने की आज़ादी उस पक्ष में भी और मजबूत दिखाई देती है जब सरकारें बोलने की आज़ादी को छीनने का प्रयास करती हैं। संविधान आपको अधिकार प्रदान करता है और सरकारें आपके अधिकारों को छीनती हैं। आप किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हैं, आप किसी प्रकार की हड़ताल करते हैं, आप किसी भी प्रकार का सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार लाठीचार्ज करके आपके प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास करती है। सरकार सदैव आपके बोलने की स्वतंत्रता के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। सरकार सदैव प्रेस के खिलाफ दिखाई देती है। सरकार आखिर ऐसा क्यों करती है? क्यों सरकार किसी भी भारत के नागरिक को बोलने के अधिकार से वंचित करने पर सदैव आमादा रहती है? जानते हैं उन बिंदुओं को कि सरकार आखिर बोलने की आज़ादी पर क्यों बट्टा लगाती है और वो कौन से अधिकार हैं जो आपको बोलने की आज़ादी को और मजबूत करते हैं। दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपसे चर्चा करने वाला हूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल 19 के उन दोनों पक्षों को समझते हैं जिन दोनों पक्षों में आपको बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। पहला पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि वे अधिकार जो आपको आर्टिकल 19 प्रदान करता है, जैसे बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, रहने का अधिकार, कोई वृत्ति आजीविका पेशा करने का अधिकार। यह अधिकार आपको प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1). इसके अतिरिक्त आर्टिकल 19(2) आपको 19(2) से लेकर 19(6) तक आपके ऊपर कुछ निर्बंधन लगाता है। यह निर्बंधन सरकार के फेवर में है और ये सरकार के फेवर में इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ जाकर लोकहित को प्रभावित करके किसी प्रकार की अभद्रता करता है तो आपके आर्टिकल 19 के अधिकारों को राज्य छीन सकता है। राज्य बहुत सारे तरीके से आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो उन तरीकों के बारे में भी आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आई होप ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक का मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब होता है खुद को एक्सप्रेस करना। इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार। जैसा कि आपने देखा होगा, कलाकार लोग अपनी कला के माध्यम से अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, चाहे उसका मंचन करें, चाहे फिल्म के माध्यम से करें। जिस प्रकार से एक लेखक अपनी किताब लिखता है और किताब में अपने विचारों को रखता है, एक पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार एक मूर्तिकार मूर्ति के माध्यम से और एक नुक्कड़ नाटक करने वाला कलाकार अपनी कला के माध्यम से स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करता है। ये सभी अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आते हैं। अनुच्छेद 19(1)(क) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देती है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन्हें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है। समय समय पर हमारी न्यायपालिका ने विभिन्न केसों के माध्यम से इन अधिकारों को आर्टिकल 19(1)(क) में जोड़ा है। जैसा कि हम चर्चा करें, हमारा संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का मामला 1962 में आया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसी प्रकार 2004 में नवीन जिंदल का एक मामला आया। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के केस में राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त करने का सबसे आसान तरीका है। इसी प्रकार वाणिज्यिक भाषण, जिसको आप विज्ञापन कहते हैं, जो नॉर्मली आप टीवी पे देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसकी स्वतंत्रता भी आपके वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त राइट टू नो, जानने का अधिकार। ऐसा कहा जाता है कि बिना जाने व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जब तक आप सूचनाओं को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप अपनी सूचनाओं पर कोई विचार प्रकट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानने का अधिकार भी अभिव्यक्ति के अधिकार में छुपा हुआ है। इसी प्रकार मतदाताओं, अगर आप
वोटिंग करने जाते हैं तो आप मतदाता कहलाते हैं। तो मतदाता को सूचना का अधिकार है। जिस व्यक्ति को आप वोट डालने वाले हैं चुनाव में, आपका जो उम्मीदवार है उसके आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसके खिलाफ कोई दंडादेश पारित किया गया है, उसकी कितनी संपत्ति है, वो कितनी देनदारी अपने ऊपर रखता है, उसका कितना पैसा उसके अकाउंट में है, तथा शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में जितना भी ब्यौरा आप चाहें, तो मतदाता सूची, जो आप मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19। इसके साथ ही राष्ट्रगान के समय एक केस हुआ था केरल राज्य में, 1986 का ये वाद है। इसमें इमैनुअल बनाम केरल राज्य के इस केस को हम बहुत ही लीडिंग केस मानते हैं राष्ट्रगान के मामले में। क्या बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी निहित है? क्या हम राष्ट्रगान के वक्त चुप रह सकते हैं? तो हाँ, इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के वाद में चुप रहने का अधिकार भी समाहित किया गया। इसी प्रकार साक्षात्कार आदि से सूचनाओं तथा समाचार को जानने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982 के केस में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट की गई और इसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार है। आपको क्या लगता है, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता में विदेश जाने का अधिकार होगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भ्रमण के अधिकार की, घूमने के अधिकार की। हर व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए घूमना या भ्रमण करना बहुत जरूरी होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विदेश जाने का अधिकार 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया था और ये बहुत ही लीडिंग केस है। अधिकतर पूछा जाता है इस केस के बारे में, तो आप इसको ठीक से याद कीजिएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, विदेश जाने का अधिकार। अगली बात करते हैं कि क्या लाइव प्रसारण देखना किसी भी घटना का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, आपका इंटरनेट आ गया, किसी भी घटना का आंखों देखा लाइव प्रसारण करने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ गया है। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी भावना को प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसका प्रदर्शन या विरोध करना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं या आप धरना करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार का धरना और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन आप कर सकते हैं, जब तक कि वह हिंसात्मक या किसी भी प्रकार का असंवैधानिक न हो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा अधिकार आता है इसमें, पूर्व अवरोध, प्री सेंसरशिप, कि आपको पूर्व अवरोध, किसी को कुछ बोलने से पहले रोकने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो विरोध में ना बोल दे, तो यह अधिकार भी इसमें है। हड़ताल एवं तालाबंदी, आपने एक वर्ड सुना होगा, हड़ताल करना। कई बार पुराने जमाने की अनिल कपूर की जब हम मूवी देखते हैं तो उसमें मजदूर मिल मालिक के विरुद्ध में क्या कर लेते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अगले दिन मिल मालिक अपनी मिल के ऊपर दरवाजों पर ताला लगा देता है। तो इसी से दो शब्द निकल के आते हैं, अगर मजदूर करे तो हड़ताल और मालिक करे तो तालाबंदी। तो क्या हड़ताल और तालाबंदी का अधिकार आर्टिकल 19(1) क में आता है? तो जाहिर सी बात है, आप प्रदर्शन और धरना कर सकते हैं, पर आप हड़ताल, काम को बंद नहीं कर सकते और ना ही कंपनी पे ताला लगा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के भारत बंद का आह्वान करना, मध्य प्रदेश बंद का आह्वान करना, ये आह्वान करना भी असंवैधानिक है, आप बंद नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 19(1) क, ठीक है, ये तो आपको कुछ ऐसे अधिकार देता है जो आपको बोलने की अभिव्यक्ति को बहुत मजबूत करते हैं, परंतु इस 19(1) क को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। इस आर्टिकल को ठीक से समझने के लिए इसका एक दूसरा पार्ट भी देखना आवश्यक है, वो नकारात्मक हिस्सा जो 19(1) में दी गई सभी स्वतंत्रताओं के ऊपर अंकुश लगाता है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 19(2) की। आर्टिकल 19(2) उन आधारों का उल्लंघन या उल्लेख करता है जिन पर राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकती है। ऐसे कौन से आधार हैं जो युक्ति युक्त निर्बंधन की श्रेणी में आएंगे? तो अब बात करते हैं उन आधारों की जो आर्टिकल 19(2) में दिए हुए हैं। सबसे पहला एक पॉइंट है कि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु
ऐसी वाणी मत बोलिए कि भारत की प्रभुता और अखंडता को आंच आ जाए। अगर आपकी कोई भी बात भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ जाती है तो आपके बोलने के अधिकार समाप्त हैं। राज्य, अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरा विरोध कर रहा है, तो सरकार ने आपकी बात को बस यह सिद्ध करना है कि आप प्रभुता और अखंडता के खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए आपके बोलने का अधिकार छीन लिया गया। इसके साथ अगर आप राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, आप राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, आप कोई ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ जाए, तो आपकी बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई ऐसी बात बोल दी, आपने चीन के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी, अमेरिका के ऊपर टिप्पणी कर दी, उन पेट्रोल निर्यातक देशों के ऊपर टिप्पणी कर दी जिनसे भारत का व्यापार होता है, तो ऐसे विदेशी राज्यों के साथ जिनसे भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उन राज्यों के ऊपर अगर आप टीका टिप्पणी करते हैं और अगर वो नकारात्मक भाव की हैं, तो आपकी बोलने की आज़ादी समाप्त है। एक बहुत ही साधारण सी बात आती है कि हम उस व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं देते जो न्यूसेंस क्रिएट करता है, जो लोक व्यवस्था को भंग करने का काम करता है। तो राज्य कैसे भला किसी भी ऐसे व्यक्ति को बोलने के अधिकार दे जो लोक व्यवस्था को भंग करे? तो लोक व्यवस्था के आधार पर भी आपकी बोलने की आज़ादी को छीना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी वाणी में शिष्टाचार और सदाचार नहीं है, या यूं कहें कि शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में आपकी वाणी नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, तो भी आपके बोलने के अधिकार समाप्त हैं। एक बहुत बढ़िया बात आती है कि जब हम मूवीज में देखते हैं कि न्यायाधीश अधिकतर या तो अपने क्लाइंट को या वकील को या अभियुक्त को यह कहता हुआ पाया जाता है कि आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, आप न्यायालय के दिए गए आदेश के विरुद्ध जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के दिए गए आदेश के विरुद्ध जाता है, न्यायालय की अवमानना करता है, तो अवमानना करते वक्त उसकी आर्टिकल 19(1)(a) के अधिकार बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करते। इसके साथ में अगर कोई किसी व्यक्ति को पर्सनली अटैक करता है और उसकी मानहानि करता है, मानहानि के साथ साथ अगर वो व्यक्ति किसी अपराध को जन्म देता है, ठीक है, अगर मानहानि करता है तो भी बोलने के अधिकार नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति की वाणी से किसी प्रकार के अपराध होने की संभावना हो, जिसको कानून की भाषा में कहते हैं अपराध उद्दीपन, उद्दीपन मतलब उत्पन्न होना, अगर किसी की बात को सुनकर अपराध उत्पन्न होता है, उद्दीपन होता है, तो वो भी इस आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दंडनीय होगा और जाहिर सी बात है बोलने का अधिकार छिन जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये सभी अधिकार निषेधकारी हैं और राज्य केवल इन्हीं आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है। तो ये वो 8 आधार थे जो आर्टिकल 19(2) में लिखे गए हैं। अब बात करते हैं आपकी वाक और अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता के अगले पार्ट की। अगला पार्ट आता है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता।